हम लोग को देखना था फ्लावर, वी डिड इट ऑल। अब इसके बाद है फ्रूट। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन जब होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, चलिए प्लांट्स में भी यहाँ ध्यान दीजिए, प्लांट्स में भी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसका एक मीन्स है पॉलिनेशन, जिससे पॉलन ग्रेन पहुंचता है फीमेल गैमेट के पास, यानी स्टिग्मा पर आता है, फिर पॉलन ट्यूब डेवलप होता है और उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। ये आप लोग जिम्नोस्पर्म से देख रहे हैं, है ना। तो वही है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद चेंजेस आते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस ऑकर। और ये चेंज कहां कहां पे, एक तो आएगा एट द लेवल ऑफ ओवरी और दूसरा आएगा जो प्रोमिनेंट है एट द लेवल ऑफ ओव्यूल। ठीक है। और हम लोग बार बार बात कर रहे थे, याद कीजिए, ये अगर जिम्नोस्पर्म का यूनिट है, सॉरी गाइनोसियम का यूनिट है, जिसे हम लोग कार्पेलिया पिस्टिल कहेंगे, तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होगा, चूंकि हम लोग एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर होगा, इसे कहेंगे ओव्यूल। ठीक है। और इस ओव्यूल के अंदर जो सेल्स हैं वो कहलाएंगे सेल्स ऑफ न्यूसेलस, और इस न्यूसेलस के सेल्स में से एक कोई सेल होगा जो कि फीमेल गैमेट फॉर्म करेगा। ठीक है। यानी फीमेल गैमेट किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर, है ना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक तो ये ओवरी, ये चेंज होगा, और ओव्यूल ये चेंज होगा। तो होता क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी टर्न्स इनटू फ्रूट और ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड। इसलिए अब हम लोग को फ्रूट एंड सीड थोड़ा जानना है, राइट। अब देखिए फ्रूट, यहां से फिर आइए, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंज आएगा, जब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट करेगा, भाई सीड उसी के अंदर तो रहेगा, भले ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा हो, but it has no independent existence. So the ovule turned down into seed will be present inside the ovary, that is fruit now. So अगर हम लोग फ्रूट को देखें, एक कंपोजिट फ्रूट में हम लोग सीड को भी लेकर चलेंगे, है ना, क्योंकि सीड कोई अलग नहीं रहने वाला है। और हम लोग जानते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में सीड्स आर कवर्ड, नॉट नेकेड, which was in the gymnosperms, where there was no covering of the seeds, but here the seeds are covered by the fruits. So fruit has two parts, ये होंगे पेरिकार्प एंड सीड। फिर ये पेरिकार्प मोस्ट ऑफन डिवाइडेड into three parts. Outside to inside, बाहर से अंदर के तरफ, तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। बाहर के तरफ जो पार्ट मिलेगा वो है एपिकार्प,
मिडिल वाला मेसोकार्प और अंदर वाला एंडोकार्प। आउटर पार्ट ऑफ ए फ्रूट, mesocarp middle part of a fruit, and endocarp inner part of a fruit। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। यहां पे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे फ्रूट का एक लिया है मैंगो और एक लिया है कोकोनट। ऐसे फ्रूट का क्लासिफिकेशन है, पर उतने डीप में आपका एनसीईआरटी बुक अलाउ नहीं करता, तो हम लोग उसको भी नहीं लेकर आएंगे। इसका जो टाइप है मैंगो और कोकोनट, टाइप ऑफ फ्रूट जिसमें आता है वो है ड्रूप, और ये ड्रूप ट्रू फ्रूट है। अब ट्रू फ्रूट की परिभाषा क्या है, ये हम लोग को जानना है। ट्रू फ्रूट एक और होता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो होता है जो डेवलप करता है, डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, और फॉल्स फ्रूट वो होता है दैट डेवलप्स फ्रॉम अदर देन ओवरी। और इसके एग्जाम्पल में आता है लीची। ये ट्रू फ्रूट नहीं है क्योंकि ये ओवरी से डेवलप नहीं करता। एरियल कहते हैं, एरियल से डेवलप करता है। वो जो एडिबल पार्ट है वो फ्लेशी एरियल होता है उसका। दैट इज व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड ए ट्रू फ्रूट बट ए फॉल्स फ्रूट। है एडिबल पार्ट है ना, पर दिस इज नॉट डेवलप फ्रॉम द ओवरी ऑफ इट। ठीक है, तो इसमें आते हैं मैंगो के बारे में कहता है इसका जो एडिबल पार्ट है वो है मेसोकार्प, मिडिल पार्ट, ये फ्लेशी है। और एंडोकार्प जो इनर पार्ट है वो होता है इसका फाइब्रस एक तरह से, या ऐसे कहते हैं मेम्ब्रेनस, ऐसे कह सकते हैं, जो कि वो एडिबल पार्ट उसका नहीं है ना, और वो सीड को एनक्लोज भी करता है। तो इन द मैंगो edible part is its mesocarp, जबकि आप कोकोनट में देखेंगे its mesocarp is fibrous, ये एडिबल नहीं है। यहां तक पूरा कीजिए, ये एग्जाम्पल्स हैं। फ्रूट का ज्यादा लोड नहीं है। अब हम लोग आते हैं सीड पे। 12th में जाके आप लोग देखेंगे भी सीड फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, दो तरह के सीड्स हैं। ऐसे तो हम लोग समझ रहे हैं कि सीड
वाले प्लांट्स जो कवर्ड हैं फ्रूट से उन्हें एंजियोस्पर्म कर रहे हैं, पर क्लासिफिकेशन पढ़ते समय आप देखे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स कॉटिलिडॉन, सीड का एक पार्ट होता है कॉटिलिडॉन, उसके बेसिस पे हम लोग फिर सीड को क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, और इसीलिए पूरा एंजियोस्पर्म दो पार्ट में बढ़ जाता है. वन इज मोनोकॉट, अनदर वन इज डाइकॉट. सो सीड, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द मॉडिफाइड ओव्यूल. ओव्यूल ही तो आगे चल के सीड बनता है ना. दैट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ये मॉडिफाइड ओव्यूल है जो मॉडिफिकेशन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है. इट कंटेन्स एम्ब्रायो प्लस कॉटिलिडॉन प्लस मे और मे नॉट द एंडोस्पर्म. यानी ये दो पार्ट एसेंशियली रहते हैं, एम्ब्रायो एंड कॉटिलिडॉन. दीज टू आर डेफिनेटली प्रेजेंट. मे बी दे कैरी एंडोस्पर्म और मे नॉट बी. ये पहला, ये दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. द डाइकॉट प्लांट्स have generally no endosperm. Generally, हमेशा नहीं. The monocot plants have generally endosperms. यहां पे दोनों में अंतर आता है, पर एक्सेप्शंस दोनों में है. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, in a dicot seed there are two cotyledons. In a monocot seed there is only one cotyledon. यहां फिर अंतर आता है. अब एम्ब्रायो क्या है? इट इज द फ्यूचर प्लांट. It consists of embryonic meristem for root and shoot. रूट एम्ब्रायनिक मेरिस्टेम को कहा जाता है रेडिकल, और शूट एम्ब्रायनिक मेरिस्टेम को कहते हैं प्लूम्यूल. ये याद रखिएगा. तो एम्ब्रायो डिफाइन कर लिए. कॉटिलेडॉन,
it is a nutritive tissue to support nutrition during and before germination of the seed. सीड जर्मिनेशन और उसके पहले उसे न्यूट्रिशन देना उसका काम होता है, स्पेशली जब वहां एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, स्पेशली व्हेन एंडोस्पर्म इज एब्सेंट। तो पहले ही बता चुके हैं डाइकॉट में कितने कॉटिल्यूडन होंगे, 2। मोनोकॉट में कितना होगा, 1। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बाद बोलिएगा अरे उसमें तो 2 कॉटिल्यूडन है, ज्यादा डेवलप्ड होगा। जो कहीं जा रहा है लंबे समय तक के लिए, है ना, अगर वो अपने साथ ज्यादा भोजन स्टोर करके रख सकता है तो ज्यादा डेवलप होना चाहिए। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी यू विल फाइंड दैट द मोनोकॉट्स आर मोर डेवलप्ड देन द डाइकॉट्स। द रीजन इज the monocot seeds have evolved in such a way that they will use the endosperm, which is, we will come to it, which is actually nutritive tissue, and this endosperm is used for the purpose of nutrition during the wait period। जो वेट कर रहा होगा जर्मिनेशन के लिए तब तक वो एंडोस्पर्म पे डिपेंडेंट रहता है और एक स्टोरेज फूड मटेरियल रखे हुए रहता है। तो कब यूज करेगा, during germination, during the seed germination, they will use the cotyledons nutritive portions for their germination। ठीक है, so this is how they are doing। यहां तक नोट कीजिए। बढ़ता है, हैरान करने वाला तो जरूर है। यहां तक सीड के बारे में कुछ कुछ समझ गए। तब इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, द डाइकॉट सीड, और इसको सबसे अच्छे से शो करता है ग्राम। जी, मोनोकॉट, डाइकॉट सीड। यहां नोट्स में डाल दें ए डाइकॉट सीड castor has endosperm, but beans, pea, gram have no endosperm। अच्छा, एक चीज छूट गया था, हम लोग कॉटिलिडॉन डिस्कस किए, एंडोस्पर्म डिस्कस नहीं किए। तो पहले एंडोस्पर्म देख लेते हैं, उसके बाद एंडोस्पर्म। इसके बारे में कह रहे हैं क्या हम लोग कि ये एक, कैमरा ऑन है, हाँ, एंडोस्पर्म के बारे में बोले हम लोग कि ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है ना, पहले ही बोले हैं इट इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू। अब ये बनता कैसे है, इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन।
इसमें जब आप लोग पढ़ रहे थे किंगडम प्लांटी, उसमें देखिएगा एंजियोस्पर्म का जहां पे डिस्कस किया है एनसीईआरटी बुक, वहां पे पुरानी वाली बुक में था, नया वाला बुक हम ध्यान नहीं दिए हैं, उसमें देखिएगा वहां पे दिया हुआ है उसके ओव्यूल के बारे में, है ना। ओव्यूल के अंदर जब फीमेल गैमेट फॉर्म कर रहा होता है तो वो 7 सेल्ड स्टेज में आता है, ठीक है। एक टिपिकल ओव्यूल अगर आप देखिएगा जिसके अंदर फीमेल गैमेट रहता है, ये तो आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, ये हो गया, ये हो गया, है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हैं एंटीपोडल्स या एंटीपोडल सेल्स, ये हो गया एग सेल, द फीमेल गैमेट, और ये दोनों सिनर्जिड्स, ठीक है, ये दोनों सिनर्जिड्स है, और ये दो जो न्यूक्लियस दिख रहा है ये है पोलर न्यूक्लियाई। तो डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है कि जब मेल न्यूक्लियस एंटर करता है, दो मेल न्यूक्लियस एंटर करता है, टू मेल न्यूक्लियाई, एक चलेगा इनके साथ फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है, और एक चलेगा इनके साथ फर्टिलाइज करने के लिए। ये रिजल्ट आउट करेगा, ये जो 3 न्यूक्लियर फ्यूजन हो गए ना, 3 न्यूक्लियर फ्यूजन हो गए, तो ये तैयार करेगा एंडोस्पर्म। दरअसल ये जो सिंगल सेल स्टेज में आएगा फ्यूजन के बाद, ये कहलाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इन शॉर्ट पीईसी, ठीक है, ये पीईसी बनाएगा, और ये ट्रिप्लॉइड होंगे। देख लीजिए, मियोसिस के बाद गैमेट्स बनते हैं, यानी जो मियोसिस के बाद न्यूक्लियस बनते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड। तो मेल गैमेट अपना हैप्लॉइड न्यूक्लियस लेकर आया, और इस ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेट बनने का प्रोसेस था उसमें जितने न्यूक्लियस देख रहे हैं सब के सब 8 न्यूक्लियस हैप्लॉइड हैं। तो 2 और 1 3 हैप्लॉइड फ्यूज कर रहा है, तो ट्रिप्लॉइड नहीं हो जाएगा। इसीलिए ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है पीईसी, इट इज अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। नाउ इट इज द फ्यूचर एंडोस्पर्म, सो इट विल produces एंडोस्पर्म। अब इसकी कहानी देखिए, ये जो फर्टिलाइज हुआ एक सेल मेल गैमेट के साथ, ये बनाया जाइगोट, इट इज 2n, एक मेल न्यूक्लियस हैप्लॉइड और एक फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस हैप्लॉइड, दोनों फर्टिलाइज करके जो जाइगोट बनाया, ये प्रोड्यूस करेगा एम्ब्रायो, यहां से एम्ब्रायो बनेगा, राइट। तो एम्ब्रायो और एंडोस्पर्म गो हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ बनते हैं, पर प्लांट टू प्लांट, स्पीसीज टू स्पीसीज या टाइप टू टाइप प्लांट्स डिपेंड करते हैं एंजियोस्पर्म का कि कौन अपने एंडोस्पर्म को लंबे समय तक रखता है और कौन डेवलपमेंट के दौरान अपने एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है। कंज्यूम तो उसे करना ही है, अब डिपेंड करता है कि पहले अर्ली कंजम्पशन होता है कि लेट कंजम्पशन होता है, but it will be consumed because it is a nutritive tissue and meant for supporting the embryo, which is the future generation of the plant। और अभी आप देखें एम्ब्रायो होता क्या है, एम्ब्रायो होते हैं मेरिस्टेम, एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम से बने हुए, जिसमें रूट और शूट का हिस्सा होगा, जो आगे चल के रेडिकल से रूट बनाएगा और प्लूम्यूल से शूट बनाएगा, शूट में ही ब्रांचेस आएंगे, स्टेम, ब्रांचेस एंड द लीव्स एंड फाइनली द फ्लावर्स, एंड इन दिस वे their cycle of the life will go on, right।
सो यहां से हम लोग समझ लेते हैं एंडोस्पर्म की उत्पत्ति कैसे होगी और एम्ब्रायो की उत्पत्ति कैसे होगी। नाउ इट इज अंडरस्टूड वेल। तो ये है एंडोस्पर्म की कहानी, और ये ट्रिप्लॉइड होता है और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, फिर इधर आगे बढ़ेंगे। अब लोग आते हैं ग्राम सीड में। देखिए, हम लोग शो करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये इंटैक्ट सीड है ग्राम का, चना का, और जब ये स्वेल कर गया, इसे फुला दिए हम लोग, उसके बाद इसे काट कर, है ना, लॉन्गिट्यूड ऐसे ओपन करके देख रहे हैं कैसा दिखता है। तो ये जो क्लोज्ड रहता है, इसे अभी हम लोगों ने डिसेक्ट नहीं किया है, तो दिखाई पड़ता है बाहर का जो कवर है, ये टेस्टा, ये हम लोग को दिखाई पड़ता है। टेस्टा जो है, इसका आउटर कोट है, सीड कोट है, सीड कोट का आउटर पार्ट टेस्टा कहलाता है। यह है आउटर सीड कोट, जो कि हम लोग को यहां पे भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब आउटर सीड कोट के अंदर इनर सीड कोट होता है, और आउटर और इनर में अंतर क्या है? आउटर वाला बहुत हार्ड होता है, ये प्रोटेक्शन इसका काम है, सीड कोट का काम ही है प्रोटेक्शन देना। सो आउटर इज मोर टफर देन द इनर,
और इनर वाला पेपर ही होता है। ग्राम की बात कर रहे हैं, ग्राम सीड में उसका जो इनर पोर्शन है, मतलब इनर लेयर ऑफ द सीड कोट है, वो पेपर ही होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, या आप ऐसे कर सकते हैं ऐसे मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है जो पेपर ही जैसा लगता है, मतलब पेपर जैसा होता है, इतना पतला होता है। सो इट इज इनर सीड कोट। अब कॉटिलीडॉन दिखाई पड़ रहे हैं, न्यूट्रिटिव टिश्यू। और दोनों कॉटिलीडॉन एक एक्सिस से आके जुड़ता है, इसे कहते हैं एम्ब्रायनिक एक्सिस। इसे एम्ब्रायनिक एक्सिस इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसी पे इसके फ्यूचर रूट एंड स्टेम के या रूट एंड शूट के मेरिस्टेम प्रेजेंट है, इसलिए ये एम्ब्रायोनिक एक्सिस है। एक एक्सिस पे एक एंड पे रूट के लिए और एक एंड पे शूट के लिए मेरिस्टेम बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो एम्ब्रायोनिक एक्सिस हो गया। इस एम्ब्रायोनिक एक्सिस के दोनों तरफ एक एक कॉटिलेडॉन रहता है, जो कि इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेने के बाद हम लोग को दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो जिस पॉइंट से आके कॉटिलीडॉन जुड़ेगा उससे ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है, कहा गया, इपीकोटाइल। इपी यानी अबव, ऊपर का, कोटाइल यानी कॉटिलीडॉन। कॉटिलीडॉन के ऊपर का हिस्सा इन द एम्ब्रायोनिक एक्सिस इज एपिकोटाइल, और कॉटिलीडॉन से नीचे का हिस्सा इन द एम्ब्रायोनिक एक्सिस इज हाइपोकोटाइल। इपीकोटाइल हाइपोकोटाइल क्या है, ये क्लियर हो गया। अब इपीकोटाइल के ऊपर के तरफ आपको मिलेगा प्लूम्यूल, और हाइपोकोटाइल के नीचे के तरफ आपको मिलेगा रेडिकल। और प्लूम्यूल फ्यूचर शूट मेरिस्टेम है, ये शूट मेरिस्टेम है, फ्यूचर स्टेम देगा, और रेडिकल फ्यूचर रूट मेरिस्टेम है, ये आगे चल के रूट देगा। तो हाइपोकोटाइल, द पोर्शन ऑफ embryonic axis below the junction of this axis with the cotyledon, और इपिकोटाइल हो गया द पोर्शन ऑफ embryonic axis above the joining point of cotyledon with it. Plumule, फ्यूचर स्टेम, ये है स्टेम मेरिस्टेम, रेडिकल फ्यूचर रूट है, ये एक्चुअली होता है रूट मेरिस्टेम। दिस इज हाउ ए टिपिकल डाइकॉट सीड इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। यहां तक कीजिए, इसीलिए बोले थे ना, अच्छा इंसान बनना जरूरी है। बिल्कुल नहीं, बेस्ट। चना देख लिए तो खाने का मन करने लगा, इधर ध्यान दीजिए। नाउ ओह, कॉन्सेंट्रेट, बहुत हुआ।
अब देखिए ये मोनोकॉट सीड, और इसमें एग्जाम्प्लीफाई किया है ए सीड ऑन मेज, यानी मक्का, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में भुट्टा कहते हैं। दिस इज सीड कोट, दिस इज एल्यूरोन लेयर। और अगर, अच्छा सेल तो आप लोग पढ़े नहीं इसलिए अभी, एल्यूरोन लेयर होता है प्रोटीन रिच लेयर। ये है स्टार्ची यानी स्टार्च रिच एंडोस्पर्म। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़ा एंडोस्पर्म इसका होता है। दिस इज स्टार्च रिच एंडोस्पर्म, यानी स्टार्च इसका रिजर्व फूड मटेरियल है प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म। ये है इसका कॉटिलिडॉन, छोटा सा, जिसका कि ये यूज करेगा ड्यूरिंग जर्मिनेशन। और जब तक इसका जर्मिनेशन नहीं होता है तब तक ये न्यूट्रिशन लेगा अपने स्टार्च रिच एंडोस्पर्म से। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल एम्ब्रायनिक एक्सिस है, EMBRYO, एम्ब्रायोनिक एक्सिस। ये एम्ब्रायोनिक एक्सिस में ऊपर के तरफ प्ल्यूम्यूल, और प्ल्यूम्यूल के भी ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर रहता है, यह है कोलियोप्टाइल। ठीक ऑपोजिट एंड में प्ल्यूम्यूल के रहता है रेडिकल, और इस रेडिकल के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिंग लेयर रहता है, यह है कोलोराइजा। और ये एंटायर देख ही रहे हैं, दिस इज एंटायर एंडोस्पर्म। कोलियोप्टाइल हो गया प्रोटेक्टिंग कवर ऑफ द प्ल्यूब्यूल, और कोलोराइजा हो गया प्रोटेक्टिंग कवर ऑफ द रेडिकल। और रेडिकल ये फ्यूचर रूट है, और प्ल्यूम्यूल ये फ्यूचर शूट है। ये फिगर है ये मेज सीड showing single cotyledon and so a monocot, इसीलिए ये एक मोनोकॉट सीड है। ठीक है, अब इसके सीड कोट की बात करें तो ये सीड कोट बहुत थिन लेयर का होता है, वेरी थिन, and attaches the seed with the
फ्रूट। तो सुनने में अजीब लगेगा, अरे भुट्टा, ये फ्रूट, यस। तो ये अपने आप को, है ना, उसके इनर लेयर के साथ जोड़ के रखता है। एल्यूरोन लेयर, ये हो गया प्रोटीन रिच लेयर, और ये बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ द एंडोस्पर्म। एट द सेम टाइम इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिल रहे हैं। एल्यूरोन लेयर क्या कर रहा है, इस एंडोस्पर्म का बाउंड्री बांध रहा है, जिसके अंदर इसका स्टार्च रिच एंडोस्पर्म रहेगा, ठीक है। और ये एंडोस्पर्म क्या हो गया, इसका न्यूट्रिटिव, ये हो गया इसका न्यूट्रिटिव टिश्यू। कॉटिलिडॉन, ये भी इसका न्यूट्रिटिव टिश्यू। एम्ब्रायोनिक एक्सिस इसका डेफिनेट नहीं होता, हाइपोथेटिकल है, क्योंकि ठीक ऑपोजिट एंड में हमें प्लूम्यूल और रेडिकल मिल रहे हैं, इसलिए इस हाइपोथेटिकल लाइन को हम लोग एम्ब्रायोनिक एक्सिस कर रहे हैं। तो ये हाइपोथेटिकल है, ये एक्चुअली में हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, एग्जिस्ट करता हुआ दिख नहीं रहा, बट इट इज प्रेजेंट इन द ऑपोजिट एंड, सो वी टेक इट एज एन एक्सिस, दैट इज इट। सारे पार्ट्स को हम लोग डिफाइन कर चुके, कौन क्या है। सिंस one cotyledon is present in the maize seed, so it is monocot. Second thing, their endosperm is large and support by providing nourishment to the embryo till the beginning of germination. और इसका कॉटिलिडॉन gives nourishment during germination. उस समय जो एनर्जी देने की आवश्यकता है, दैट एनर्जी इज गिवन बाय, ठीक है। तो दिस इज हाउ द सीड ऑफ द मोनोकॉट प्लांट इज। फॉर एग्जांपल द मेज, पूरा कीजिए, गाते रहिएगा भजन की तरह। Method of representing different parts of a flower by a diagram
फ्लोरल डायग्राम कहलाता है। By a set of symbols फ्लोरल फॉर्मूला कहलाता है। Why it is so important? It is important because it is a representation of a family of a plant. अब देखिए the symbols for a flower. पहला सिंबल है एक सर्कल। ये सर्कल जो है रिप्रेजेंट्स द मदर एक्सिस ऑफ द फ्लावर। ये जो सर्कल वाला सिंबल है ये मदर एक्सिस को शो करता है। बी आर ये होता है रिप्रेजेंटिंग ब्रैक्ट। अब ब्रैक्ट क्या होता है? ए ब्रैक्ट इज ए लीफ लाइक structure attached with a flower. It may or may not be present. तो जिस फ्लावर के फॉर्मूला में बी आर लिखा हुआ रहेगा यानी आप समझ जाएंगे ये ब्रैक्टेड है, इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है। ये लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर होता है फॉर द सपोर्ट। तीसरा है सर्कल में प्लस का साइन एंड परसेंट का साइन। ये क्या शो करता है? दिस टाइप ऑफ symbol is used to show the symmetry of a flower. ये शो करता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को। यानी एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या हो गया? कैसा सिमेट्री? रेडियल। और ये शो करता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को। मतलब ये हो गया बायलैटरल सिमेट्री। अब इधर का मिटाएं, ये तो हो ही चुका। इसके बाद तीसरे नंबर का जो सिंबल यूज होता है, तीसरा हो गया। चौथा जो सिंबल यूज होता है ये होता है फॉर द होल्ड्स। एक फ्लावर में होल्ड्स होते हैं ना 4, तो के फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, ए फॉर एंड्रोसियम,
G for gynosium. From K, then C, then A, then G. यहां तक नोट कीजिए. नहीं हुआ है. अब देखिए, ये कैलेक्स के, ये कैलेक्स कितने तरह का हो सकता है? या तो वो फ्यूज्ड होगा या फिर वो फ्री होगा. इफ फ्री देन के. ठीक है. इफ फ्यूज्ड देन के, नीचे में ब्रैकेट. ठीक है. अब एट द सबस्क्रिप्ट numerals represent the number of sepals. As for example, K 5. इसका मतलब है पॉलीसेपलस 5 सेपल्स. पॉलीसेपलस मतलब क्या हो गया? सेपल्स आर फ्री. कैलिक्स को रिप्रेजेंट किए अगर के ऐसे, सबस्क्रिप्ट में न्यूमेरल 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया पॉलीसेपलस कंडीशन है, यानी फ्री है सभी सेपल्स और उनकी संख्या 5 है. अगर ऐसा लिखा रहा के ऐसे, इसका मतलब हो गया गैमोसेपलस. और सेपल्स का नंबर हो गया 5. ठीक है. तो K for calyx is done. Now the corolla. Second hold. इसमें भी वैसा ही चलता है. If free, then C only. If fused, then C with a subscript bracket. If क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर एग्जाम्पल में C लिख के 5 लिखा, इसका मतलब क्या होगा? वहां पॉलीसेपलस था, यहां हो जाएगा पॉलीपिटलस. और वहां सेपल्स था, यहां पिटल्स हो जाएगा, पिटल्स नंबर 5. ठीक उसी तरह से अगर C ब्रैकेट पे 5 लिखा है तो क्या हो जाएगा? गैमोपिटलस. गैमोपिटलस एंड पेटल्स नंबर इज 5. अब एक स्पेशल केस, if it is
पेरियंथ, देन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें के एंड सी ज्वाइंट होंगे, लिंक्ड होंगे, तो के लिखेंगे, सी लिखेंगे, ऊपर से ऐसे कर्व लाइन दे देंगे, दिस इज पेरियंथ। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम कैलिक्स में जितने सेपल्स होते हैं, कोरोला में भी लगभग उतने ही पेटल्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये K5 है, C5 है, यानी ये पेरियंथ कंडीशन है और कैलिक्स कोरोला एक साथ। या बेटर होगा इसके लिए ऑल्टरनेट हम लोग यूज करें P, P फॉर पेरियंथ। तो पेरियंथ रिप्रेजेंट करेगा कैलिक्स एंड कोरोला, ये फ्यूज कंडीशन में P फॉर पेरियंथ। तो हम लोग पेरियंथ लिखने की जगह, ये कैलिक्स एंड कोरोला अलग अलग करने की जगह पे सीधे P यूज करेंगे। ये कर सकते हैं, पर ट्रेडिशन में ये है। सो इंस्टेड फॉर गोइंग टू राइट separately K and C, we use symbol P। लोग सिंबल P यूज करते हैं पेरियंथ के लिए, ये रिप्रेजेंट करेगा कैलिक्स एंड कोरोला बोथ। ओके, यहां तक। इधर का मिटाएं, ये तो हो ही चुका है। अब देखिए एंड्रोसियम, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। अगर पॉलीएंड्रस कंडीशन है, और पॉलीएंड्रस कंडीशन क्या होता है, व्हेन द stamens are many and फ्री हो तब इन्हें पॉलीएंड्रस कंडीशन कहा जाता है। ठीक है। और नंबर ऑफ स्टेमेन, इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं एट द सबस्क्रिप्ट ऑफ ए विथ न्यूमेरल। एज फॉर एग्जाम्पल ए अगर 3 लिखा, इसका मतलब 3 stamens फ्री। stamen may be associated with the petals
है ना? with the perianth तो अगर स्टेमेन पेटल के साथ जुड़े हुए हैं तो हम लोग कैलिक्स लिखेंगे, सॉरी नॉट द कैलिक्स, कोरोला। कोरोला के लिए सी लिखेंगे और एंड्रोसियम लिखेंगे ए, और ऐसे कर्व्ड एरो दे देंगे, कर्व्ड लाइन। इसका मतलब हो जाएगा कोरोला और एंड्रोसियम जुड़े हुए, एसोसिएटेड। और अगर ये पेरियंस है तो पी एंड ए लिखेंगे और उसके बाद कर्व लाइन दे देंगे। इसका मतलब है पेरियंस के साथ एसोसिएटेड। यहां तक कीजिए। गायनोसियम के बारे में फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम जो है दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। कुछ चीज जो है वो फ्लोरल डायग्राम से आप बता सकते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला से नहीं, और कुछ चीज आप फ्लोरल फॉर्मूला से बता पाएंगे, फ्लोरल डायग्राम से दिखाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला देख रहे हैं, उसके जो सिंबल्स हैं उनको, उसके बाद फिर फ्लोरल डायग्राम के बारे में समझेंगे। अब है गाइनोसियम। नाउ फॉर दिस गाइनोसियम सिंबल क्या है? जी। अगर सुपीरियर ओवरी है तो जी के नीचे एक स्ट्रेट लाइन देंगे। अगर इंफीरियर ओवरी है तो जी के ऊपर लाइन दे देंगे। तो जी के नीचे लाइन दिया यानी सुपीरियर ओवरी, तो इसको क्या कहते हैं? हाइपोगाइनस कंडीशन। और इंफीरियर ओवरी देन epiginous। epiginous condition। if the carpels are more than one and free, as for example two carpels, ये हो जाएगा G2। ठीक है, दिस इज एपोकार्पस कंडीशन, इसे याद रखिएगा। जब कार्पेल्स फ्री हैं और एक से अधिक है वो एपोकार्पस कंडीशन होगी। दूसरा फ्यूज्ड, as for example two carpels and are fused, तो ये कहलाएगा G सर्कुलर ब्रैकेट में 2, और इस कंडीशन को कहेंगे दिस इज सिनकार्पस कंडीशन।
दिस इज सिनकार्पस कंडीशन। अब ये सिंबल्स हैं, इनको पढ़ के आइएगा। अगले क्लास में हम लोग एक दो केस डिस्कस करेंगे।